नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का जो सस्पेंस है, पहले तो ये बता दूं कि ऐसा सस्पेंस किसी भी क्राइम स्टोरी में मैंने आज तक नहीं सुना और ना ही पढ़ा। इस कहानी का जो सस्पेंस है वो आपको अंत में चौंका देगा, जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे और ऐसा कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है आज से करीब 19 साल पहले 2006 की, केरल की। 26 मई 2006 एक परिवार जो केरल में ही रहता था, परिवार में पति और उसकी पत्नी। जो पति है वो पोस्टल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था, ठीक ठाक कह सकते हैं कि ठीक ठाक पोस्ट पे थे। उनका नाम था जनार्दन नायर और उनकी पत्नी का नाम था रामा देवी। तो ये दोनों ठीक ठाक परिवार और ठीक ठाक जिंदगी चल रही है और अपना केरल में ही रह रहे थे। इनको कोई औलाद नहीं थी और ये जो नायर साहब हैं ये भी रिटायरमेंट की कगार पे थे। कुछ ही सालों में इनका रिटायरमेंट होने वाला था पोस्टल डिपार्टमेंट से। अचानक 26 मई 2006 नायर साहब ऑफिस से लौटते हैं और जब वो बाहर दरवाजा खटखटाते हैं तो काफ़ी देर तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती और काफ़ी देर दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी दरवाजा जब नहीं खुलता तो दरवाजे के ऊपर एक जाली थी। तो जाली में हाथ डाल के और वो दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और अंदर जैसे ही वो घुसते हैं, चीखते चिल्लाते हुए वो बाहर आते हैं। रामा देवी बिस्तर पे पड़ी थी और उनका कत्ल हो चुका था। उनकी लाश बिस्तर पे थी। अब चीख पुकार सुन के जो आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं वो भी आ जाते हैं। पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस आती है मौके पे, पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और बाद में लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब चूंकि ये सरकारी अफसर का कत्ल हुआ था तो काफ़ी प्रेशर भी था पुलिस वालों पे। पुलिस वाले अपनी जांच जो है आगे बढ़ाते हैं, पूछताछ करते हैं और जितने भी पड़ोसी हैं उनका सबका बयान लिया जाता है। जनार्दन नायर का भी बयान लिया जाता है। इसी बीच जब पुलिस अपनी जांच कर रही थी तो एक औरत सामने आती है जो ये बताती है कि कुछ दिन से वो एक शख्स को इस घर के आसपास देख रही हैं, लेकिन जिस दिन ये कत्ल हुआ तो ये जो शख्स है बिल्कुल करीब देखा गया उस नायर के घर के आसपास। ये जो औरत थी ये बिल्कुल पड़ोस में रहती थी, मतलब बाजू का ही मकान, नायर साहब के बाजू वाला ही मकान था इस महिला का। और वो ये भी बताती है कि 1-1.5 घंटे पहले जब ये नायर साहब तब तक ऑफिस से नहीं आए थे और ये जो चीख पुकार चालू हुई, इससे 1.5 घंटे पहले भी उन्होंने उस शख्स को देखा है। फिर ये भी पता चला कि पास की ही बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो जो शख्स है उसको वहां पे भी देखा गया। तो चूंकि पुलिस अपनी जांच में जुटी थी, वो उस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। वहाँ पे जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसी हुलिये का आदमी यहाँ मजदूरी का काम करता है। तो जब पुलिस बोलती है उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो पता लगता है कि वो 2 दिन से बिना बताए छुट्टी पे है। अब पुलिस का जो शक है वो और ज़्यादा गहरा जाता है और पुलिस यही अनुमान लगा के चल रही है कि जो मजदूर है वही सस्पेक्ट है। अब पुलिस जो है वो अपने जितने भी मुखबिर हैं वो फैला देती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। कुछ दिन के बाद एक खबर मिलती है कि जो मजदूर है, मतलब जो मुखबिरों से खबर मिली, जो मजदूर है उसकी एक बीवी केरल से कुछ दूर एक गांव में रहती है। पुलिस वहां पहुंचती है और जब उसकी बीवी से पूछताछ करती है तो बताती है कि हमारी जो शादी है वो कई साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले ही हम दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि आपस में हमारी बनती नहीं।
तो पुलिस ने आगे की जो पूछताछ की कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था, तो उसकी बीवी बताती है कि वो ठीक ठाक था और उसको कोई भी ऐब नहीं था, जैसे वो कोई भी नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता था। अब चूंकि पुलिस ने जो कंस्ट्रक्शन साइट है और उसकी बीवी से जो पिक्चर जो मिली उस मजदूर की, उस पिक्चर को बहुत सारे थानों में भेजा गया एक प्राइम सस्पेक्ट के रूप में। चूंकि वो जो महिला थी उसका बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो पुलिस इस दिशा में पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से वो मजदूर हाथ आ जाए तो आगे का ये कार्रवाई हम लोग करें। इस बीच जो पोस्टमार्टम के लिए भेजे गई थी लाश और जो फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची थी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि शुरुआती जांच में रामा देवी के हाथ में बालों का गुच्छा पाया गया था। वो ये हो सकता है कि जिस समय ये कत्ल हो रहा था उस समय खींचतान में या फिर अपने आप को बचाने के चक्कर में जो रामा देवी हैं, कातिल के जो बाल हैं उनके हाथ में आ गए हों और कुछ जो हिस्सा है बालों का उनके हाथ में था, तो उसको भी जांच के लिए भेज दिया गया था डीएनए रिपोर्ट। उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन पुलिस ये इंतजार कर रही थी कि वो मजदूर अगर हाथ लगे तो उसके बाद जो उसकी भी डीएनए जांच होगी और फिर दोनों का मिलान किया जाएगा। लेकिन मजदूर अब तक हाथ नहीं आया। चूंकि पुलिस ने काफी अपने मुखबिर और यहाँ वहाँ सब जगह भेजे थे उसकी पिक्चर्स, तो पता चला कि वो कानपुर में देखा गया है। तो पुलिस की जो एक टीम है वो कानपुर पहुंचती है, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि ये शख्स वो नहीं है, ये कोई और है। पुलिस वापस लौट आती है। अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस बीच यहाँ चूंकि वो सरकारी ऑफिसर थे और काफी दिन से वो मजदूर भी पकड़ा नहीं जा रहा था, तो इस बीच आंदोलन तेज हो गए, लोगों की रैलियां निकली और उस रैली की जो अगुवाई है वो नायर साहब कर रहे थे। फिर ये रैलियों से भी कुछ नहीं हुआ, नायर साहब परेशान हो गए। फिर वो आला अफसरों के पास गए, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके, और उन्होंने गुहार लगाई कि इसमें सस्पेक्ट का पता चल गया लेकिन अभी मजदूर अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो प्लीज इसकी जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, जिससे जल्द से जल्द मेरी जो बीवी है उसके कातिल का पता चल सके। अब 2-3 दिन के बाद ये जो केस है वो क्राइम ब्रांच के पास आ गया। अब क्राइम ब्रांच भी अपने हिसाब से पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके पिक्चर्स भेजती है, एकदम डीपली सारी गहन जांच करती है, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अब इस बीच लोगों का भी रोष फैल रहा है, आंदोलन चालू हैं, सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छप रहे हैं कि पुलिस नाकामयाब हो रही है, एक प्राइम सस्पेक्ट जो कि एक मजदूर है उसका पता नहीं लगा पा रही। अब जब ये चीजें चल रही थी तो नायर साहब बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने आला अफसरों से भी मुलाकात की, ये केस क्राइम ब्रांच में भी चला गया, लेकिन जब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला तो नायर साहब पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि ये केस पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर क्राइम ब्रांच के पास गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मेरी गुहार लगाने के बावजूद भी इस केस का कोई भी निपटारा नहीं हो रहा और मेरी बीवी के जो कातिल हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो कृपया इसमें हस्तक्षेप करें और मुझे न्याय दिलाएं। अब हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई और उन्हें इस केस की तह तक जाके और जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ने का निर्देश दिया। अब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है, उनके भी हाथ फिर भी कुछ नहीं लग रहा। धीरे धीरे केस जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है। मतलब अब जब कोई भी केस नहीं है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आ गई और जो प्राइम सस्पेक्ट के बारे में जो गवाही दी उस महिला ने, उसकी भी बयान है हमारे पास, लेकिन अब जब वो मजदूर ही हाथ में नहीं है तो फिर आगे केस कैसे बढ़े। अब पुलिस जो है वो पूरी अपनी कोशिश कर रही है, नाकाम है। धीरे धीरे इस केस से ध्यान हटता गया पुलिस का। अब करीब 17 साल बीत जाते हैं
2023 आ गया, जुलाई का महीना। अब क्राइम ब्रांच में एक नए ऑफिसर आते हैं और वो जितने भी अनसॉल्व्ड जो केसेस होते हैं उस पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे। और जब भी नया ऑफिसर आता है तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है कि जो पुराने केसेस हैं उसको मैं खंगालूं। इसी दौरान उस ऑफिसर की इस केस पे नज़र पड़ी कि 17 साल के बाद में भी सिर्फ एक जो शख्स है, जो मजदूर है, उसका पता नहीं चल पा रहा। जबकि अगर वो मजदूरी करता है ये तो पता है, तो कहीं ना कहीं तो मजदूरी करता ही होगा। मतलब उसकी पिक्चर हमारे पास है और सारी चीजें हैं, उसके बाद में भी हम लोग क्यों ना ढूंढ पाए। अब जो ऑफिसर है उसने पूरी केस की जब स्टडी की तो उन्होंने ये तय किया कि एक बार इस मजदूर को हम एक बार साइड में रखते हैं और साइड में रख के ये सोचते हैं कि ये मजदूर कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। अगर हम इस एंगल से एक बार जांच करें तो हो सकता है कुछ और निकले। तो जब केस स्टडी चल रही थी, सारे जितने भी बयान थे पड़ोसियों के, उस महिला के, नायर साहब के, सब देखा गया। तो उस ऑफिसर की नज़र उस जो नायर साहब हैं उनके एक बयान पे पड़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो बताया था कि मैंने कैसे जाली में हाथ डाल के और उस दरवाजे की कुंडी खोल के मैं अंदर एंटर हुआ। अब नायर साहब को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है तो वो वापस वही बात दोहराते हैं कि काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने जाली में हाथ डाल के और कुंडी खोली। उनको फिर भेज दिया गया। यहाँ ऑफिसर ने फिर तय किया कि क्यों ना वापस से उस जो जाली है और जो दरवाजा है एक बार उसकी जांच की जाए। तो उन्होंने पुलिस की टीम को जनार्दन नायर के घर भेजा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 17 साल बीत चुके थे और वो जो घर है उसका रिनोवेशन हो चुका था। पुलिस वापस लौट आई, ना वो दरवाजा था ना वो जाली थी। पूरे घर का बिल्कुल नक्शा चेंज हो चुका था। अब पुलिस खाली हाथ वापस पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लेकिन ऑफिसर को पता नहीं क्यों इस चीज में कुछ लग रहा था कि हमें कुछ यहाँ से सफलता मिल सकती है। अब चूंकि जिस समय कोई कत्ल होता है उस समय पंचनामा होता है, फॉरेंसिक जांच होती है, पिक्चर्स ली जाती है, मेजरमेंट होता है, सारी चीजें होती है पंचनामा के दौरान। तो ऑफिसर ने तय किया, पुरानी जितनी भी पिक्चर्स थी, मेजरमेंट था, वो सारे लिए और ये तय हुआ कि ठीक उसी तरीके से जाली बनाई जाएगी, उसी तरीके से दरवाजा बनाया जाए और एक डमी तैयार की जाए। और ठीक वैसा ही किया गया। ठीक उसी माप का जाली बनाया गया, दरवाजा बनाया गया और नायर साहब को बुलाया गया। अब नायर साहब को कुछ पता नहीं है। उन्होंने वापस वही बयान रिपीट किया। उन्हें जहाँ पे वो डेमो ये बना हुआ था वहाँ ले जाया गया और वहाँ उन्हें बोला गया कि आप जो है ये उस दिन की तरह ये जाली में हाथ डाल के और दरवाजा खोलिए। अब उन्होंने जाली में हाथ डाला, लेकिन करीब आधा फीट से उनका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंचा और वो दरवाजा खोलने में सफल नहीं। पुलिस ने उनको भेज दिया कि ये रूटीन चेकअप था, आप जा सकते हैं। नायर साहब को भी कुछ ऐसा अंदेशा नहीं हुआ और वो चले गए। अब चूंकि थोड़ा सा शक नायर साहब पे हो चुका था ऑफिसर को, ऑफिसर ने जितनी भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो सब निकलवाई। पता चला कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो आ चुकी थी उस समय 17 साल पहले ही। अब चूंकि जब डीएनए जो सैंपल होता है वो हम अगर किसी चीज को छुएं तो भी हमारा डीएनए के कुछ अंश उस जहाँ पे हमने छुआ है वहाँ पे पहुँच सकता है और उसके सैंपल लिए जा सकते हैं। तो पुलिस वालों ने वहाँ से सैंपल उठाए जहाँ पे ये जो डेमो बनाया गया था, वहाँ से हाथ डाला, कुंडी पे हाथ रखा, तो जहाँ जहाँ हाथ रखा था उन्होंने वहाँ से सैंपल ले लिए और इसको डीएनए जांच की रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। अब जब रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट उस बाल के गुच्छों के साथ मैच कर गई। केस क्लियर था। अब नायर साहब को बुलाया गया। अब तक नायर साहब को जरा सी भी भनक नहीं थी कि पुलिस उनके पीछे से क्या कर रही है। नायर साहब बैठते हैं, पुलिस उनके सामने जितने भी सबूत है
वो सब पेश कर देती है। चूंकि वो एक पोस्टल डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे थे और इतने समझदार थे कि जब उनके सामने सारी जो दलीलें, सारे सबूत रखे गए उनके खिलाफ, तो उनके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही रामा देवी का कत्ल किया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्यों किया। तो उसके पीछे का जो कारण उन्होंने बताया वो ये था कि रामा देवी जो उनकी पत्नी थी, उन पे उनको शक था कि उनका कहीं और अफेयर चल रहा है और उनके कैरेक्टर पे शक था, और इस शक की वजह से उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो नायर साहब, जिन्होंने रैली की अगुवाई की, जो आला अफसरों से मिले, गुहार लगाई, न्याय हाई कोर्ट तक गए, गुहार लगाई, न्याय की, वो सिर्फ इसलिए कि किसी पे भी उन पे शक ना हो। लेकिन पुलिस ने एक गलती यहाँ पे कर दी कि जो डीएनए रिपोर्ट आई थी, पुलिस ने सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट, उस महिला के सिर्फ बयान पे ये समझ लिया और अपना जितना भी फोकस है वो सिर्फ उस मजदूर पे कर दिया कि वही कातिल है। लेकिन कातिल कोई और था। लेकिन कातिल कैसा भी हो, कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन अगर पुलिस की जांच, पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो फिर कातिल बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।